तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक बार पहले हम लोग सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोग आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरा नाम चतुर्भुज सामरिया है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है। बाकी हमारे साथ में जैन सर है। जैन सर आईआईटी दिल्ली से पास आउट है एंड जैन सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जैन सर को हेलो हाई कर दीजिए। हेलो बच्चों। एंड हमारे साथ फिर है अंशुल सर है। अंशुल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। अंशुल सर अपने एनआईटी से पास आउट है। अंशुल सर एक बार आप बच्चों को हेलो हाई कर दीजिए। हेलो बच्चों। ठीक है, तो सर आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये बहुत कॉमन डाउट है जो कि ज़्यादातर बच्चों के बीच में आता ही है। तो उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बच्चों के जो भी सवाल होंगे वो सारे सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो टॉपिक क्या है, एक बार मैं अपने जो ऑडियंस है सबको समझा देता हूँ कि आज का टॉपिक है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के साथ साथ अपने स्कूल की प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन भी साथ के साथ आपको देखना होता है, प्लस साथ के साथ आपको स्कूलिंग भी देखनी होती है। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन रखो कि आप इन दोनों को इजीली बैलेंस कर सको, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम झेले हुए। ठीक है, तो जैन सर आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। सर देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि बेटा जब भी अपन जैसे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके साथ साथ जैसे जो भी आपकी प्रिपरेशंस हैं दूसरे दूसरे एग्जाम्स की, जैसे कि भाई 10th क्लास की अगर मैं बेसिकली बात करूं, जैसे एनटीएससी का एग्जाम देते हैं बच्चे और उसके साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशंस भी देखनी है। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो दोनों चीजें हैं आपको पैरेलल में लेकर चलनी है ना। साथ साथ जो भी कवर अप हैं, वो जो भी चीजें हैं, आपके जो भी टॉपिक्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, मेंटल एबिलिटी एसएसटी, वो सभी टॉपिक्स आपको साथ के साथ बेटा रीड करने पड़ेंगे बोर्ड्स के लिए भी, है ना, ताकि आप जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आए तो एकदम से हड़बड़ाहट में ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ चीजें छूट जाएं आपकी, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी कम हो, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी अंशुल सर बताएंगे अभी। हाँ, मेनली जैसे अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स काफी कंसेप्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट है। तो अगर आपको कंसेप्ट्स प्रॉपरली आते हैं तो इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पे बहुत फोकस देते रहो, अपने टीचर को प्रॉपरली फॉलो करते जाओ, तो बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी, या जो भी आप एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो जाती है। तो डू फॉलो योर टीचर्स, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस करते जाओ, जो काम वो दे रहे हैं वो टाइम पे करते जाओ। तो आई गेस दैट्स सफिशिएंट कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहेगी। सर आप, चतुर्भुज सर, आप भी हाँ जी सर। हाँ, जैसे अंशुल सर ने बताया कि आप अपने रेगुलरली जो आपको टीचर्स बोल रहे हैं उन सबको सुनते रहो। जैन सर ने बताया कि आपको कुछ अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप साथ के साथ बोर्ड्स को भी लेके चलते हो कंपटीशन के साथ में, तो आपको कुछ भी ज्यादा अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मेरे इसमें एक दो पॉइंट्स और मैं और ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपको आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी सोल्व किया करो, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस ऑब्वियसली एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कंपटीशन के लिए आपको एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर भी जाना होता है। मैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए, अगर आप एनसीईआरटी साथ के साथ में सोल्व कर रहे हो। मैथ्स में ये होता है कि आप एक काम किया करो, जो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे कोई टीचर आपको मान लो मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, तो मैथ्स में वो चैप्टर खत्म होने के बाद आप उस चैप्टर की एनसीईआरटी साथ के साथ में सोल्व करते हो। आप क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं कि सारी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी को छूते भी नहीं है वो लोग। जब लास्ट जब बोर्ड्स आने लगते हैं तब वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक साथ करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो क्या है, एक साथ एनसीईआरटी कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे एक साथ एनसीईआरटी नहीं कर पाते। उनको लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत मोटी बुक है, कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको ये करना चाहिए था कि जिस जिस टाइम पे आपके चैप्टर्स खत्म होते जा रहे थे उसी टाइम पे आपको साथ के साथ एनसीईआरटी भी सोल्व करती रहनी चाहिए। आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके कोर्स के लिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपको अपना रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपनी रेगुलरिटी इस तरीके से मेंटेन करो कि जैसे क्या,
कई बच्चे ये होते हैं कि स्टार्टिंग में एनसीईआरटी करना शुरू करते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग एनसीईआरटी करना बंद कर देते हैं, कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। मतलब आपको जैसे अगर मैं थोड़ा सा फिगर के अराउंड अगर आपको रेशियो बताऊं तो एनसीईआर बोर्ड्स में 99% चांस है कि आपके इजीली मार्क्स आ जाते हैं। कंपटीशन में यही रेशियो उल्टा होता है, कंपटीशन में सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सक्सेस मिलने के बहुत कम चांस होते हैं। बोर्ड्स में सक्सेस मिलने के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इस वजह से कंपटीशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगते हैं, बोर्ड्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और बोर्ड्स को वो हल्के में लेते हैं कि बोर्ड्स है तो हम लोग जब अपना बोर्ड एग्जाम आएगा या प्री बोर्ड एग्जाम आएगा तो उसके 7 दिन पहले, उसके 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देंगे, इस तरह से करते हैं वो। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आप शुरुआत से ही थोड़ा बहुत बोर्ड्स पे भी फोकस करो, आपको उसके लिए अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आप साथ के साथ बस एनसीईआरटी सोल्व करते हो। एंड आपको जो इतना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उतना मैं ये बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी का किसी एक चैप्टर को करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 2.5 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखना भाई बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो बेटा आप लोग भी सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके भी आंसर कर देंगे। बाकी जैन सर आप कुछ और ऐड करना चाहिए इसमें, प्रिपरेशन कैसी रखनी चाहिए बच्चों को? देखिए सर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मुझे ये भी लगती है कि बच्चों को जो भी बोर्ड्स के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना वो जरूर कर देख लेने चाहिए एक बार, है ना, क्योंकि उससे बच्चों को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि हम लोग कितना पढ़ चुके हैं बोर्ड के लिए, हम कितना प्रिपेयर हैं, कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे अपन आईआईटी की बच्चे आईआईटी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो वो बस आईआईटी को ही मेन टारगेट मान लेते हैं, है ना, तो वो सिर्फ आईआईटी की तरीके से उसी चीजों से पढ़ना, उसी कॉन्सेप्चुअल चीजों को याद रखना, थोड़ी ट्रिक्स को याद रखना, तो उन्हीं में उलझे रहते हैं। और बोर्ड की साइड जो भी, जैसे कि कई बार अपन बोर्ड में तो पूरा लिखना होता है प्रॉपर तरीके से ताकि वहां पे मार्क्स अच्छे आ सके, तो एक बार उन चीजों को देख लेना चाहिए। कभी कभार अपने जो जैसे जिस भी कोचिंग में आप बेटा पढ़ रहे हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं, एक बार उन लोगों से भी गाइडेंस ले लेना चाहिए कि सर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बोर्ड में कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लिखने ज्यादा जरूरी हैं, है ना। तो ये सब चीजें भी आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड भी। एंड सर एक बच्चे का सवाल आया है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे ओलंपियाड्स वगैरह के लिए या एनटीएससी जो जूनियर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 9th-10th वाले बच्चों के लिए, ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या, या जो क्लास में चल रहा है मैं उसी को ही फॉलो करूँ? तो सर आप लोगों के क्या विचार है? जैन सर। अच्छा सर, मेरे इसमें एक बात बोलना है बेटा, जैसे जो भी आप जैसे मान लेते हैं कि भाई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है दूसरा, फॉर एग्जांपल केवीपीवाई आता है या जो भी चीजें होती हैं, तो ऐसा मत किया करो कभी कि आप अलग से उसी, जैसे केवीपीवाई का पेपर आया है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको अलग से बेटा आप उसी के बारे में रीड करने लग गए, उसी के रिगार्डिंग बुक्स पढ़ने लग गए हो, है ना, और जो तुम्हारा मेन फोकस है आईआईटी जो मेन टारगेट है और उससे आपका ध्यान बिल्कुल हट चुका हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जो आपका आईआईटी का जो प्रिपरेशंस है बेटा वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो अलग से हटके, जैसे ओलंपियाड है, जो भी एग्जाम्स आपके केवीपीवाई वगैरह, तो आप करो, वरना आप इसको बेटा कंटिन्यू रखो अपने आईआईटी की प्रिपरेशंस। और इसी को करते करते अपन थोड़े बहुत अपने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते रहो, बीच बीच में उनको देखते रहो कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब बेटा आपको करना है। बाकी अंशुल सर बताएंगे। मेनली सर जैसे 9th-10th के बच्चे हैं तो 10th के बच्चों के लिए मेन जैसे एनटीएससी होता है, तो हाँ एनटीएससी जो नॉर्मल उसका बोर्ड है उससे थोड़ा तो डिफरेंट डेफिनेटली है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल आते हैं। तो इसीलिए अगर आप जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर देखे जाएं, ताकि किस तरह के सवाल आते हैं, किस लेवल के सवाल आते हैं, ये एक बच्चे को आइडिया लग जाए। और फिर उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कोई नया क्वेश्चन आए कैसे टैकल करना है, तो वो क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करे। वैसे तो हम डेफिनेटली सब क्लास में बताते ही हैं कि अगर आपके सामने इस तरह का सवाल आता है तो ऐसा उसको सॉल्व करो या इस तरह से करो। तो बेसिकली एनटीएससी वगैरह की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत आपको क्लास अटेंटिव होना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे 10th में भी अगर पढ़ाते हैं तो एनटीएससी भी उनको कवर कराते हुए चलते हैं। तो सेम चीज है कि बस जो अपन पढ़ा रहे हैं
उस पर फोकस रखें, जो हमने मटेरियल प्रैक्टिस के लिए बोला है ये किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर से सुन लेते हैं कि ये बुक करनी चाहिए, ये बुक करनी चाहिए, और फिर वो कलेक्ट करते जाते हैं, मतलब उनके पास बुक्स का स्टैक हो जाता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको बस आपके टीचर ने जो एक बुक बोली है, जो भी आपका मटेरियल है उसको फॉलो करते जाए, तो एनटीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, आई डोंट थिंक कि बहुत डिफिकल्ट होता होगा। बस वही है कि प्रैक्टिस रेगुलर रखती है। जैसे अंशुल सर और जयंत सर ने बताया कि आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हो, आप लोग बुक्स कलेक्ट करने में लग जाते हो। तो मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। तो जैसे क्या होता है कि जैसे एनटीएससी की बात कर लेते हैं, काफी सारे बच्चे एनटीएससी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो एनटीएससी में क्या होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट्स का भी अपना अपना वेटेज होता है। जैसे मेंटल एबिलिटी है उसका ज्यादा वेटेज होता है, सोशल है उसका ज्यादा वेटेज होता है। तो जो ज्यादा वेटेज है उसको थोड़ा अच्छे से कवर करना है आपको, और जो कम वेटेज अगर उसमें आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो तो वो भी मैनेज हो जाती है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत जरूरी है वो कर ले। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए इसलिए जरूरी है कि वहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। जो प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी उन प्रॉब्लम्स का लेवल किस टाइप का होगा, प्लस उन प्रॉब्लम्स को आपको किस तरीके से डील करना है, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स करोगे। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देने बहुत जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, कि आपको उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है या नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ्स के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में बता सकता हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए रहते क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उनको अलग से थोड़ा बहुत देखना है। बाकी आपको किसी भी टॉपिक को लेके एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्लास में सिखाया जा रहा है आप उसी पे ही फोकस करो। क्लास में जो आपको मटेरियल मिल रहा है आप उस मटेरियल को टाइम से सोल्व करते हो। जैसे मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्योमेट्री के ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं। ज्योमेट्री होता है, नंबर सिस्टम होता है, प्लस परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक 11th क्लास का टॉपिक है जिसपे एनटीएससी प्लस ओलंपियाड्स वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि क्लास 10th में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो क्लास 10th के बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप उस टॉपिक को अपने से अगर पढ़ना चाहो तो आप अलग से पढ़ सकते हो। बाकी आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको अलग से अपने से एफर्ट डालने की जरूरत है। आप क्लास पे पूरा फोकस करो, क्लास पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दो। ठीक है। सर एक बच्चे ने पूछा है, हम उसका जवाब कर लेते हैं कि मैं अपनी डेली प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करूं। कि वो बच्चा शायद डेली के रूटीन के बारे में बात करना चाह रहा है कि मैं डेली रूटीन अपना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से उसको ठीक कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। जैन सर। हाँ सर, इसमें मेरा बेटा ये बोलना है आपसे कि डेली रूटीन में बस देखो, आप अगर बेटा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना। अभी आप ज्यादा जैसे फालतू की जो चीजें हैं, मूवीज देखना, सीरीज देखना, कुछ भी है ना भाई, वो मोबाइल गेम खेलना, कुछ भी, तो ये सब आदतें बेटा आपको छोड़नी होंगी धीरे धीरे। ठीक है। और आपको बस इतना काम करना है, आईआईटी की प्रिपरेशन बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। आपको बस इतना काम करना है कि जो भी टीचर्स आपको काम देते हैं, जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी सीट्स असाइनमेंट्स आपको देते हैं, या जो भी आप बेटा क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, वो चीजें प्रॉपर तरीके से टाइम से कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आपके चैप्टर्स जो हैं वो एक दो बाद चल रहे हो, चैप्टर्स चल रहे हो, और आपके पीछे 2-3 चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुए हो। ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। और बाकी देखो, कई कई बच्चों का क्या होता है कि माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े स्लो होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है चीजों को सीखने में। तो बेटा जिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है तो उनको थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने की नीड है, कंपेरिजन टू उन बच्चों के जिन बच्चों का माइंड थोड़ा शार्प है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कितना पढ़ना चाहिए आपको, 16 आवर्स पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस जो काम आपको मिला है बेटा वो काम प्रॉपर टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। और पीछे की चीजों का बस टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए, है ना। बस यही है। बाकी अंशुल सर बोलेंगे इस बात पे। हाँ बिल्कुल, जैसा जयंत सर ने बोला टाइम टू टाइम करना चाहिए, वो ठीक, वो तो आपको करना ही है। दूसरी चीज एक ये रहती है, जैसे बच्चों को ये रहता है कि सर टाइम टेबल एक मेरा सेट हो जाए तो मैं बेटर मतलब प्रिपेयर कर पाऊंगा। अब मेरा उसमें ये मानना है कि टाइम टेबल अगर आप ऐसा बनाते हो कि सुबह 8 से 9 में ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, तो हम सबको पता है ये फॉलो नहीं होगा। ये 2 दिन हो भी एक्चुअली जाए हाँ तो सर, तीसरे दिन तो ये
ब्रेक हो जाना है। थ्योरेटिकल टाइम टेबल बच्चे ज्यादा बनाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं बना पाते हैं। हाँ, तो उससे अच्छा बेटर टाइम टेबल मेरे को लगता है कि टाइम टेबल आप बनाओ तो एक पूरे वीक का टारगेट लेके बनाओ कि इस वीक में मेरे को इतनी चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है अपार्ट फ्रॉम, हाँ जो मेरे को होमवर्क मिलेंगे वो तो मेरे को रेगुलर करना ही है, पर उसके साथ साथ जरूरी है आपने जो पीछे पढ़ा था वो भी रिवाइज होता जाए। तो इसीलिए आपके पास एक वीकली टारगेट होना चाहिए कि इस वीक में, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स का मेरे को काइनेमेटिक्स करना है, तो इस वीक में मैं काइनेमेटिक्स पूरा रिवाइज कर लूंगा, ऐसी केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट, ऐसी मैथ्स में एक सब्जेक्ट। तो ये अगर एक वीकली टाइम टेबल मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आप डेली जो थ्योरेटिकल टाइम टेबल बनाते हो। तो इसीलिए वो आपका वीकली टारगेट प्लस अगेन मैं उस चीज पे और स्ट्रेस दूंगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने काइनेमेटिक्स अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं उसकी स्टडी मटेरियल भी करूंगा, उसकी डीसी पांडे भी करूंगा, सिंगेज भी करूंगा, कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप सिर्फ मटेरियल करो, जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं वो करो, मेरे ख्याल से सफिशिएंट, क्योंकि आपको स्कूल से भी होमवर्क मिलेगा, कोचिंग से भी होमवर्क मिलेगा, तो दोनों मैनेज करते हुए चलना है। तो इसीलिए अगेन बहुत ज्यादा मटेरियल्स पे मत डिफाइन करो, सिर्फ अपना एक टारगेट जो आप सॉल्व करते जा रहे हो वो करते जाओ, और वीकली टारगेट अगेन आपको बना के चलना होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैन सर ने बताया, ठीक है, एंड अंशुल सर ने बताया कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो प्लस एक अपना टाइम टेबल बनाओ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दोनों ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे आप लोग काम कर लोगे तो आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे टाइम टेबल पे, जैसे मैंने भी काफी बच्चों का टाइम टेबल बनवाया है, बच्चों ने मुझसे हेल्प भी ली थी कि सर आप हमारी हेल्प करके थोड़ा सा टाइम टेबल एडजस्ट करवाइए, हमारा कैसे बनाए हम लोग। अब बच्चे क्या करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, थ्योरेटिकल टाइम टेबल बना देते हैं। थ्योरेटिकल टाइम टेबल का मतलब है कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे बैठूंगा, नाश्ता कर लूंगा, लंच कर लूंगा, फिर इस बाद में वापस पढ़ने लगूंगा, क्लास करूंगा, फिर पढ़ने लगूंगा। एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी बॉडी खुद टायर्ड हो जाती है, आपकी बॉडी खुद जवाब दे देती है। आपकी बॉडी की भी एक कैपेसिटी है कि वो कितनी देर के लिए एक सिटिंग प्लान बना सकती है, उसके बाद वो खुद ही जवाब दे देगी, उसके बाद आपका बैठने का मन नहीं करेगा। तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, जिसमें आपकी बॉडी को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले, मतलब आपको भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले कि आप भी थोड़ा बहुत, जैसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहो तो उसके लिए भी टाइम दो, कुछ आप मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुनना चाहो, कोई बच्चा गाने सुनना अच्छा लगता है उसको, तो आप थोड़े बहुत सॉन्ग भी सुन सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, उसके लिए भी टाइम दो। बच्चे क्या करते हैं, एकेडमिक में इतना घुस जाते हैं कि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा एकेडमिकली हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पढ़ो। मतलब आपको किसी चीज को पढ़ना होता है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसको पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है। शुरुआत थोड़ी टफ होती है, बट धीरे धीरे चल के ये सारी चीजें मैनेज हो जाती है। एंड दूसरी चीज जो आप अपने आप को टारगेट वाला, जो अंशुल सर ने पॉइंट बोला था, वो बहुत बढ़िया पॉइंट था कि आप डेली टारगेट्स मत बनाओ, आप वीकली टारगेट के हिसाब से बनाओ। डेली टारगेट एक्चुअली में क्या होता है, फुलफिल करने में हमें थोड़ी दिक्कतें होती है। कई के बार ये होता है कि हमें घर का कोई काम आ गया जो कि अनप्लान्ड काम था, पहले से प्लान नहीं था उस काम का, और वो अचानक से काम आ गया। अब उस दिन का आपका जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कई के बार आपकी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है कि चलो आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई, तो आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उस टारगेट के नहीं कंप्लीट होने से आप प्रेशराइज हो जाओगे, आप प्रेशर में आ जाओगे, आपको लगेगा कि आप अच्छे से टारगेट नहीं फुलफिल कर पा रहे, जैसे आप फील करने लगोगे। तो आप अपना टारगेट वीकली के हिसाब से बनाओ। उसमें क्या होता है कि आज अगर मेरा किसी रीजन की वजह से टारगेट कंप्लीट नहीं भी हो पाया, तो मेरे पास वीक के अभी 6 डेज रिमेनिंग है, मैं उस टारगेट को किसी और दिन कंप्लीट कर लूंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसमें ऐड कर देता हूँ कि आप अपनी डायरी मेंटेन करो। क्या ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि किताब लेते हैं, कॉपी लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। डायरी मेंटेन का मतलब ये होता है कि जो आप अपने टारगेट बना रहे हो वीकली, वो कहीं लिखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ही भूल जाओगे कि आपने क्या टारगेट्स बनाए, या आप ये भूल जाओगे कि आपने उसमें से कितने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, एक साथ बड़ा टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप छोटा टारगेट बना लो कि फिजिक्स में कैपेसिटर के 10 क्वेश्चन करूंगा, मैथ्स में कोई फंक्शन ले लो या कोई भी चैप्टर ले लो, उसके इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन करूंगा, कितने कर लिए, कितने बचे हुए, सारे उस डायरी में मेंटेन करो, और उस डायरी को रिव्यू करो कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे। एंड धीरे धीरे यहाँ से, जैसे ज्यादातर बच्चों का होता है सर हमारी स्पीड नहीं बन पाती है, धीरे धीरे जब आप वहां पे रिव्यू करने लगोगे तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए उससे अबोव है या उससे लो है। अगर उससे लो है तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही अपने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। एंड सर एक बच्चे का सवाल आया था, मैं शायद वो ऊपर निकल गया,
कि सर ओलंपियाड के एग्जाम्स जिस टाइम पे होते हैं तो उस टाइम पे मुझे जेई के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देने चाहिए या स्किप कर देने चाहिए ड्यूरिंग ओलंपियाड्स? अंशुल सर। तो जैन सर, अंशुल हम्म, सर। हाँ बोलिए अंशुल सर। जी। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आपके ओलंपियाड के एग्जाम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जेई की टेस्ट स्किप करना कोई मतलब फायदे का वो नहीं होगा। आप अगर जेई का टेस्ट देते हैं तो बेसिकली आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि ओलंपियाड के लिए भी जरूरी है। आप टेस्ट देंगे, आपके सामने टेस्ट में भी नया सवाल आएगा, तो बेसिकली मैं तो मानूंगा कि आप अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो और ओलंपियाड पास आ रहा है तो आपको और टेस्ट बढ़ा देने चाहिए। आपको तो जितना टेस्ट हो सके वो देना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करने की आदत होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपीयर कर पाएंगे। तो अगर जेई के मॉक टेस्ट हो रहे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता उस टाइम देने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप टेस्ट की तरह देते जाओ, और जो आपके मॉक टेस्ट है वो भी आप देते जाओ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। बाकी जैन सर, आप इस पर कुछ बोलिए। सर देखिए, इसमें मेरा एक ये जो ऐसा अंशुल सर ने बताया, बिल्कुल सही बोला अंशुल सर ने। क्योंकि कई कई बार देखो क्या होता है कि बच्चे जब अपन एक तो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर एग्जाम देते हैं, और एक वही पेपर को अगर मैं घर पे बैठ के देता हूँ तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं कर पाते हो, लेकिन उनको घर के पे आकर देखते हो बेटा, तो एक अलग ही फील होती है, यार यार ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, मैं कर सकता था इस चीज को, तो है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा एक अलग ही एग्जाम टाइम है ना, एग्जामिनेशन टेम्पर्ड, या एक मान लो एक अलग ही प्रेशर होता है अपने माइंड पे जब अपन लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे होते हैं, है ना। तो वो चीजें बेटा कम कैसे हो सकती हैं, वो जो टेम्परामेंट है या जो एक प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर, वो कैसे कम हो सकता है? वो बेटा इन्हीं चीजों से कम होता है। जब आप लोग टाइम टू टाइम एग्जाम्स देते रहते हैं तो आपको एक हैबिट लग जाती है, एक आदत बन जाती है कि हाँ यार ये मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, चलो मैं बिल्कुल भी, है ना। कई कई बार बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर पेपर है, सर मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सर मेरा उस दिन मॉक टेस्ट है, सर उस दिन मेरा ये पेपर है। तो ये उन बच्चों को टेंशन होती है जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं एग्जाम्स देने की। तो जितने ज्यादा बेटा आप एग्जाम्स दोगे उतना ही आपका एक माइंड सेट हो जाएगी, हाँ यार पेपर है, ठीक है, आने जाने वाली चीज है, मैंने सब कुछ पढ़ी तो रखा है, क्या दिक्कत है ना, दे देंगे इसको भी, क्या दिक्कत है। तो यही चीजें बेटा आपको जब आप मेन पेपर देने जाओगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करोगे, एक कांस्टेंट टाइप से रहोगे आप। ऐसा नहीं कि जब भी आप, जैसे आप लोग एग्जाम्स देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते रहते हो तो बीच बीच में आपकी कोचिंग्स में बेटा एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो उन हर एक एग्जाम से आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है, हर एक पेपर से कुछ ना कुछ सीखना होता है। जैसे कई बार अपन सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आप अपने माइंड को सेट करो कि ये जो भी मैंने गलती की है इस एग्जाम में, मैं उस गलती को नेक्स्ट जो भी मेरा पेपर होगा कोचिंग पे, उस गलती को मैं रिपीट ना करूं, है ना। क्योंकि बेटा इसी से आप लोग प्योरीफाइड होते जाओगे धीरे धीरे, है ना। अगर इन गलतियों को बेटा आप लोग रिपीट करते रहोगे तो फिर इसका मतलब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं बेटा, उन एग्जाम्स को देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हो तो धीरे धीरे बेटा जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं ओलंपियाड के साथ में, जो मॉक टेस्ट वगैरह चलते हैं, वो जितने ज्यादा एग्जाम्स आप दो बेटा उतना आपके लिए फायदा है ना। बाकी चतुर्भुज सर बताएंगे। हाँ सर, जैसे इसमें मेरा एक दो पॉइंट्स और ऐड करने का मन था कि एक तो ये है कि जैसे एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा, तो इस पे सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो एग्जाम किस दिन है। आपके ओलंपियाड के जस्ट एक दिन पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आपके ओलंपियाड के एग्जाम के 10 दिन पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बिल्कुल कि बिल्कुल सर। अगर आपके एग्जाम के एक दिन पहले मॉक टेस्ट आ रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगले ही दिन आपका एग्जाम है। 3 घंटे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप रेस को किस तरीके से स्टार्ट करते हो, इट डजेंट मैटर, ऑल मैटर कि आप रेस को कैसे फिनिश करते हो। एंड आपके लिए अगले दिन ओलंपियाड का एग्जाम हो, उस दिन आप एक तरीके से अपनी रेस फिनिश करने जा रहे हो, तो उसको किस तरीके से फिनिश करोगे ये टोटली उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप उसके आसपास का एक दो दिन पहले, एक दो दिन का टाइम कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हो। बाकी जो रिलेवेंट एग्जाम होते हैं, जैसे काफी सारे एग्जाम्स में क्या होता है, सिलेबस कॉमन होता है। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि आईआईटी का और अपने ओलंपियाड एग्जाम का पूछा है, तो इनमें थोड़ा वो सिलेबस कॉमन है, तो आप वो एग्जाम दे सकते हो। अगर 10-15 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट आ रहा है, या 7 दिन पहले भी आपका जेई का मॉक टेस्ट है और 7 दिन बाद आपका ओलंपियाड का एग्जाम है, तो आप उसको दे सकते हो। 2-3 चीजें यहाँ से होगी, एक तो आपको एग्जाम्स कैसे देते हैं इसकी प्रैक्टिस होगी, प्लस हो सकता है आपको कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिल जाए एग्जाम से। ठीक है, बाकी आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो रिलेवेंट एग्जाम्स है वही देना। जैसे अगर आपका एग्जाम ओलंपियाड का और उसके 10 दिन पहले आपके कोई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है जो कि स्कूल में ऐसे होने वाला है, तो आप उस एग्जाम को स्किप मार सकते हो, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है अपने ओलंपियाड से। जो रिलेवेंट एग्जाम्स है वो जरूर दो, क्योंकि
चाहे वो एग्जैक्ट एग्जाम नहीं है, जेई का एग्जाम है, लेकिन वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलेंगे। एग्जाम का एक टेम्परामेंट होता है। जैसे बच्चों को क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं सर मैं क्लास में तो बहुत अच्छा करता हूँ, घर पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन सर एग्जाम से मार्क्स नहीं आते। अब आपको ये खुद ही सोचना चाहिए कि एक्चुअली में कहाँ इसमें दिक्कतें हो रही है कि हमारे एग्जाम से मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो एक्चुअली में एग्जाम देने के भी तरीके होते हैं, एग्जाम का एक टेम्परामेंट होता है जो आपको अब पहले ही डेवलप करना चाहिए फाइनल एग्जाम से पहले। और मुझे उम्मीद है कि आपके क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो इन सब चीजों पे आपसे डिस्कस करते होंगे कि एग्जाम्स वगैरह कैसे देने होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम में आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप उन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी आपसे ऐसी गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से आपके पेपर में कुछ पूरा पेपर खराब हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। एंड सर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, शायद हम लोग इस चीज को लास्ट वाले जो लाइव सेशन था उसमें भी हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा है सर कि ऑनलाइन मेरी पढ़ाई चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से सर मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए इस ऑनलाइन वाले ड्यूरेशन में। ऑफलाइन में तो क्या होता है, सामने टीचर होता है, तो आपको हर तरीके से टीचर गाइड करता रहता है, या आपकी जो भी हरकत है वो सामने होगी तो वहां पे टीचर आपको डांट देगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है कि आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो पूरे फोकस के साथ, नहीं कर पा रहे हो ये टीचर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो ऑन करके क्लासेस बहुत कम होती है, ज्यादातर क्लासेस आपके वीडियो पे होती है। तो सर इसका बच्चे को बताइए सर, वो बच्चा किस तरीके से फोकस करे कि उसका ऑनलाइन वाला जो स्टडी है उस पर ज्यादा हैम्पर ना हो। जयंत सर। जी सर, देखिए बेटा, जो भी चीजें हैं जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ऑनेस्टी, है ना। आप अपने घर वालों को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर कितने ईमानदार हो, ये वाली बात बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आप इन दो लोगों को, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को, अगर आप सच बात नहीं बता सकते हो तो इसका मतलब आप अच्छे से बेटा काम नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आपको लाइफ में बेटा सक्सेस होना है तो इन लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना होगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये मैं सर मुझे ये सीट सोल्व करने में दिक्कतें आ रही हैं, या ये टॉपिक समझने में सर मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, सर मैं इसको कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को। तो बेटा वही टीचर्स आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे फोकस लगाना है बेटा, फोकस करना है आपको आईआईटी प्रिपरेशन को लेकर ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो बेटा सबसे जरूरी है ईमानदारी, कि जो भी आपको काम मिलता है वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और इसके लिए बेटा आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है थोड़ा, कि भाई कल के दिन जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे मेरा दोस्त है वो तो पढ़ नहीं रहा, वो मस्ती कर रहा है, चलो बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो पढ़ाई करूंगा ना। अगर बेटा आपको कुछ हटके करना है, क्योंकि आपको देखो आईआईटी का पेपर क्लियर करना है, आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको बेटा कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। वरना बेटा काफी सारे बच्चे होते हैं भीड़ में तो है ना चलते हैं, जिनका एग्जाम्स क्लियर होते नहीं है, ज्यादा अच्छी रैंक्स नहीं आती हैं। तो आपकी अच्छी रैंक आई तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो कल के दिन मैं आईआईटी में जाऊंगा, अच्छी ब्रांच में रहूंगा, कल के दिन अच्छे पैसे भी कमाने हैं, मुझे ये काम भी करना है, वो भी करने हैं। तो इन चीजों को बेटा माइंड में सोचना होगा, है ना, इन चीजों को माइंड में रखना होगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ वो चीजें डिस्कस करनी है, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए बेटा। ठीक है, तो ये सब चीजें बस सबसे, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा बेटा ऑनेस्टी। आपको एक सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है कि हाँ कल के दिन अगर मैं आज के दिन मेहनत करूंगा तो कल के दिन अच्छी जगह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छी आईआईटी में होऊंगा, अच्छी ब्रांच में होऊंगा, है ना। तो ये बातें अंशुल सर। सर जैसा आपने तो वैसे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बस एक चीज है कि देखिए ऑनलाइन तो अभी जैसे मजबूरी, अभी तो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो बाकी लोगों के साथ भी हो सकती है। हाँ क्लियरली जब ऑफलाइन होगा तो वो एक डिफरेंट, पूरा एक डिफरेंट गेम हो जाता है, कि जब ऑफलाइन होगा तो हम बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं कि हाँ आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आप कितना काम करके आते हो, नहीं करके आते हो। बट अगेन मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उससे वो कितने दिन आपको फायदा करना है आपको ये सोचना है। मेन वही है, अगर मैं जैसा बच्चों को क्लास में बोलता हूँ कि आईआईटी निकलना है तो वो आपका निकलना है, आपके पेरेंट या टीचर का नहीं निकलना है। आईआईटी से फिर आप एक अच्छी जॉब लगनी है तो वो आपकी लगनी है, आपके पेरेंट या टीचर की नहीं लगनी। तो आप उनको खुश करने के लिए मत वो करो कि हाँ मैं उनको दिखाने के लिए क्लास में बैठा हूँ लेकिन मोबाइल में कोई दूसरा ऐप चला रहा हूँ, तो वो ये आपको ही नुकसान करने वाला है। ये आपके पेरेंट या आपके टीचर को उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको करेगा। तो इस बात की ग्रेविटी को रियलाइज करना होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर वो मेरे को अपने खुद के भले के लिए पढ़ना है, ना कि किसी और को दिखाने के लिए।
और बाकी हाँ, टीचर से अगेन जैसा गाइडेंस लेते रहना है कि सर अब मैं क्या प्रैक्टिस करूं, कितनी प्रैक्टिस कर सकता हूं, ये सब इश्यूज। और बाकी हाँ, ऑनलाइन थोड़ा तो मतलब अपने को करना पड़ेगा एडजस्ट, जब ऑफलाइन खुलेगा तो इट विल बी बेटर फॉर यू। चतुर्भुज सर, आप इस पे कुछ? हाँ सर, जैसे मैं मोस्टली तो जयंत सर एंड अंशुल सर ने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए, बट मैं फिर भी एक दो पॉइंट्स लेना चाहूंगा। एंड जैसे जयंत सर ने सेल्फ मोटिवेशन वाला पॉइंट बोला था, वो बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बच्चे को लगता है कि हमें कोई मोटिवेट कर देगा, हमें कोई काउंसिल कर देगा तो हम अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो उस मोटिवेशन की भी एक लिमिट होती है। हो सकता है उसके मोटिवेशन से आप 3 दिन अच्छे से ट्रैक पे रहो, हो सकता है उसके मोटिवेशन से आप 10 दिन ट्रैक पे रहो। 10 दिन के बाद क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। चाहे उसकी परसेंटेज कम ज्यादा रहे, वो आपकी है, बढ़ाया जा सकता है, वो सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको अगर कोई नहीं भी देख रहा है, नहीं भी बोल रहा है, तो आपको अपना काम प्रॉपरली टाइम से करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने साथ इनोसेंट मतलब ऑनेस्ट रहो, किसी और के साथ आपको ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपका काम हमेशा 100% रहे। दूसरी चीज ये है कि ऑनलाइन में एक जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है वो आप कर सकते हो, मतलब ये है कि जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्लास में रहते हो, अगर आप इधर उधर कहीं पे, जैसे होता है ना ऑफलाइन में, खिड़की से बाहर एक बच्चा देख रहा है, देखते देखते उसका ध्यान खिड़की के बाहर चला गया, टीचर को जैसे ही देखा कि वो खिड़की के बाहर देख रहा है तो टीचर क्या उसे टोक देता है कि बेटा इधर देख, सामने देख, ये लिख या वो कर, या आपस में बात कर रहे हो तो टीचर उसको टोक देता है। अभी वीडियो ऑन कर, मतलब ऑफलाइन में तो सामने रहते हैं, ऑनलाइन में क्या होता है कि वीडियो आपके बंद रहते हैं मोस्टली ज्यादातर क्लासेज में। तो उस वजह से क्या है, टीचर को पता नहीं रहता है कि आप क्लास में वहां सामने बैठ के होमवर्क मतलब प्रॉपर सिटिंग प्लान के साथ आप क्लास अटेंड कर रहे हो, या बेड पे लेटे लेटे कर रहे हो, या आपने वीडियो कहीं रख दी और आप कहीं और घूम रहे हो, कैमरा कहीं रख दिया आपने और आप कहीं और घूम रहे हो। इसमें क्या होता है कि अपने आप को अटेंटिव बनाना है आपको, और उसका एक तरीका होता है आप क्लास में रिस्पॉन्स देते रहो। जब भी टीचर आपसे बोले कि ये समझ आया नहीं आया, आप यस नो में जवाब देते हो। उससे क्या आपका अपने आप का अटेंटिव नेचर बनेगा वहां पे। आप हर बात मतलब किसी और रीजन की वजह से, किसी और रीजन की, घर के किसी भी रीजन की वजह से आप कहने का मतलब ये है कि घर के किसी भी रीजन की वजह से आप उस क्लास से डाइवर्ट नहीं होगे, उस क्लास में अटेंटिव न रहोगे। तो और इसका सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रिस्पॉन्स देते रहो, जो भी कुछ पूछे टीचर उसका जवाब देते रहो कि यस सर समझ आए। आप यस नो में ही दे दो, किसी क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यस नो में जवाब देते रहो। उससे क्या है कि आपका अटेंटिवनेस उस क्लास में बना रहेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होगा, आप बोर नहीं होगे, आप इधर उधर की जो एक्टिविटीज है उससे अनफोकस्ड नहीं रहोगे, आप हमेशा फोकस रहोगे क्लास में। आप ये कर सकते हो। बाकी तो देखो यही है कि सबसे बेस्ट भाई हम लोग भी मानते हैं कि ऑफलाइन ही सबसे अच्छा था, अभी और कोई ऑप्शंस नहीं है तो ऑनलाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ठीक है, बाकी किसी का और कोई सवाल अगर है तो पूछ लो। एक सर, मुझे मैं लग रहा है सर हम, बच्चों हाँ के बिल्कुल काफी कॉमन डाउट होते हैं, वो मैं यहाँ रेस करता हूँ, आपके व्यूज भी। जैसे बच्चों के क्या स्कूल्स में एग्जाम आते हैं, जैसे अभी हाफ ईयरली आ जाएंगे या कोई भी पीरियोडिकल्स आते हैं, तो उस टाइम बच्चे थोड़ा मतलब डबल माइंडेड हो जाते हैं। कई बच्चे तो क्या करते हैं फिर मतलब बाकी अपने आईआईटी की तैयारी को साइड कर देते हैं। तो वो उस पे आप थोड़ा मतलब एक गाइडेंस बच्चों को दे पाए आप लोग तो बेटर होगा। चतुर्भुज बिल्कुल सर, सर, हाँ हाँ बिल्कुल सर। जैसे एक्चुअली में देखिए सर, ये होता है कि इसमें अगेन ड्यूरेशन पे फर्क पड़ता है कि किस ड्यूरेशन में क्या चीजें चल रही है। जैसे मान लो मेरे स्कूल के प्री बोर्ड्स है और मेरा ये जो पॉइंट है कि मैं आईआईटी की पढ़ाई को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दूं, बिल्कुल ही कट ऑफ करने का मतलब मैं टोटली बोर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर ये एग्जाम आपका अगले 3 दिन या अगले 4 दिन में ही है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका एग्जाम अभी 1 महीने बाद में है, बोर्ड का एग्जाम, और आप अभी से ही अपनी आईआईटी की पढ़ाई को साइड करके टोटली पूरा का पूरा बोर्ड पे कर रहे हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये चीज रखी थी कि आपको बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, आप अपने कॉम्पिटिशन के साथ ही अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपने डेली एक्टिविटीज को ही, आप अपनी जो नॉर्मल प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को ऐसे चलाओ ना कि बोर्ड्स भी आपके साथ के साथ में चलते रहेंगे और कंपटीशन भी आपका साथ के साथ चलता रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की बुक्स रिकमेंड की जाती है, बोर्ड्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं हर कोई, और प्लस कंपटीशन के लिए भी आपको रिकमेंड की जाती है। आईआईटी के लिए क्या होता है कि हम लोग मैथ्स में एनसीईआरटी नहीं रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो कि जैसे जैसे चैप्टर हो जाता है उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी करते चलो। तो आपका जब प्री बोर्ड्स या जब आपके बोर्ड्स आ रहे होंगे तो आपको उसके लिए अलग से ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज की हुई है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को कि रिवीजन बहुत जरूरी होता है,
एक बुक एनसीईआरटी की अगर आप पहले ही कर चुके हो तो उसको दोबारा करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पहले ही कर चुके हो। बच्चा क्या करता है सर, फर्स्ट टाइम ही बच्चा प्री बोर्ड्स के पहले बुक खोलता है और उसी टाइम पे प्री बोर्ड्स के लिए बच्चा उस बुक को सोल्व करने लगता है। वो उसके लिए एक्चुअली फर्स्ट टाइम है, हो सकता है क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, कुछ बच्चे इस पार्ट में इजीली अच्छा परफॉर्म भी कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे क्या है, नर्वस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस को, क्योंकि 3 दिन बाद में एग्जाम है और उसको पूरी की पूरी बुक सोल्व करनी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप ये करो कि पहले ही साथ के साथ चैप्टर्स को थोड़ा बहुत करते चलो। बाकी जैन सर आप बताइए। जी सर, देखो बेटा, बोर्ड के लिए क्या करना होता है, अपने को कोई अलग से मेहनत करने की नीड नहीं होती है ना। जब जैसे अपन आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा, जैसे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मेनली तो मैं, कि केमिस्ट्री में अपन साथ के साथ, मैं हमेशा बोलता चलता हूँ बेटा कि आप एनसीईआरटी के ये वाले चैप्टर्स आपको देखने हैं। जैसे मान लेते हैं अभी ट्वेल्थ में बच्चों का ऑर्गेनिक चलता है, मेन पोर्शन ऑर्गेनिक रहता है, तो ऑर्गेनिक का जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो बेटा उसके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आपको तुरंत वो चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार रीड आउट कर लेने होते हैं। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हो तो रीड आउट करने के बाद तुम्हें एक तो पहली बात बेटा, वो क्वेश्चंस आपको आपको देखते ही बन जाएंगे वो, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट्स को आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं। और अगर मैं जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करता हूँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेटा एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है, और वो तो बेटा आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बोर्ड्स के लिए तो होती ही है। क्योंकि आजकल अगर तुम देखते हो जैसे आईआईटी मेंस का जो एग्जाम है पिछले लास्ट 2 ईयर से, तो काफी इजी आ रहा है और डायरेक्टली वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो कि डायरेक्ट तुम्हारी इनऑर्गेनिक की सीधी सीधी स्टेटमेंट्स आ गई। इनऑर्गेनिक छोड़ो बेटा, ऑर्गेनिक फिजिकल की भी कई कई सीधी सीधी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अब की बार तो, है ना। तो साथ के साथ बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते चलो और एनसीईआरटी को रीड करते चलो, और मेरी मानो तो एक एनसीईआरटी के अलग से नोट्स भी बना लो, शॉर्ट नोट्स। जैसे एनसीईआरटी अगर आप रीड कर रहे हो बेटा, तो एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि बोर्ड एग्जाम्स आए और आईआईटी का एग्जाम, मेंस का एग्जाम्स हो, तो उन शॉर्ट नोट्स को एक बार आप रीड आउट कर लो बस। और बाकी इससे बेटा अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं होती बोर्ड्स के लिए। बस आपको ये है कि आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि हाँ, जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की थी तो जो भी क्वेश्चंस थे वहां तो मैंने ट्रिक्स को सीखा था कि हाँ कैसे कैसे करना है, और वहां पर आपको बेटा पूरा डेरिवेशन सब चीजें आपको बिल्कुल ओपनली लिखनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखनी है ताकि, और आप ऐसा भी नहीं है कि आप शॉर्टकट ट्रिक्स वहां लगा रहे हो, ताकि जो भी एग्जामिनर हो, बोर्ड एग्जाम जो भी आपके चेक कर रहे हो बेटा, उनको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, तो ये आंसर है तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं अपनी राइटिंग के थ्रू, है ना। क्योंकि वहां पर बेटा आपको वही लिखकर ही बतानी होती है सब बातें, तो हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होता है। बस यही डिफरेंस है, और बेटा अलग से कोई, है ना, प्रिपरेशन करने की नीड नहीं होती बोर्ड के लिए। तो सर आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम लोग, है ना। जी बाकी सर। अगली बार हम लोग कुछ अच्छा टॉपिक, कुछ और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे, एंड सभी से अगली बार फिर से मुलाकात होगी कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या आप लोग हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। हम लोग उनको अगला जो भी हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, या आपको किसी और टाइप की दिक्कत हो जो कि लाइव सेशन में नहीं ली जा सकती है, तो आप हमसे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी बच्चों के पास मुझे लगता है हम लोगों के कॉन्टेक्ट्स वगैरह तो शेयर है ही, ठीक है। तो सर आज का सेशन यही एंड करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।